किसान भाइयों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आए हैं कृषि महाविद्यालय खंडवा में, जहाँ पे कि हल्दी की खेती की जा रही है। हल्दी की खेती किस प्रकार से की जा रही है ये भी हम देखेंगे, और साथ साथ हल्दी की खेती के लिए यहाँ पर ट्रेनिंग भी दी जाती है। आज हमारे बीच में मौजूद हैं डॉक्टर मनोज कुमार कुरील जी, जो कि सहायक प्राध्यापक हैं BM महाविद्यालय खंडवा से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत कार्यक्रम में हम स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि हल्दी की यहाँ पे खेती की जा रही है, तो सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि ये खेती कब शुरू की गई, और इसकी हम वैरायटी के बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे। ये जो हल्दी यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये सेलम किस्म है, और ये MIDH के तहत मिशन ऑन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, इसके तहत हमने यहाँ पर लगाया हुआ है। और इसका उद्देश्य है कि किसानों तक अच्छी क्वालिटी का जो राइजोम है, जो इसका बीज है, वो किसानों तक पहुँचे। तो उद्देश्य इसका ये है कि हम यहाँ पर लगा करके, और इसमें हमको MIDH की तरफ से फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलता है, हमको उनकी तरफ से सहयोग प्राप्त होता है। और यहाँ पर जो उत्पादन की हुई जो किस्म है, जो हल्दी हम यहाँ से निकालते हैं, वो हम किसानों को, जो हमारे SC और ST जो कृषक हैं, SC ST कृषक को आधे रेट में, जो हमारा जो रेट है उससे आधे रेट में हम उनको देते हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक ये हल्दी पहुँच सके। जी बिल्कुल। मनोज जी, सॉइल की अगर हम बात करें तो हल्दी की खेती के लिए सॉइल कौन सी उपयुक्त रहती है, उसके बारे में आप हमें बताइए। जी, अब जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो कंद वाली फसल है, ज़मीन के अंदर लगने वाली फसल है, तो इसके लिए हमको ऐसी ज़मीन की ज़रूरत है जो कि पोली हो नीचे से, मतलब भुरभुरी हो, जिससे कि उसके अंदर के जो कंद है, उन कंदों का जो ग्रोथ है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से हो सके। तो बलुई दोमट जो मिट्टी होती है, जिसमें कि ऑर्गेनिक कंटेंट अच्छा ज़्यादा हो, जैविक जो चीज़ें होती हैं उसके अंदर अधिक हो, इस प्रकार की जो ज़मीन है, भूमि वो अच्छी है, वहाँ पे अगर हल्की ज़मीन होगी तो और अच्छा है। जितनी हल्की ज़मीन है उसमें उनके कंदों के डेवलपमेंट की चांसेस ज़्यादा है। अच्छा, ये तो बात हुई सॉइल की। लगे हाथ अगर हम जलवायु की भी बात करें तो उसके बारे में भी आप हमें बताइए। देखिए, ये काफ़ी लंबी फसल है जी, तो इसको हम जैसे खरीफ के सीज़न में इसको लगाते हैं, तो इसके लिए ना, मतलब कि एक तो सबसे अच्छी इसका उत्पादन यदि होता है तो इंटर क्रॉप के रूप में होता है। यदि हमारे पास कोई बगीचा है या कोई ऐसे पेड़ हैं जिन पेड़ों के बीज के जो स्थान है, जिनको हम कम इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें अपन इंटर क्रॉप के रूप में इसको ले सकते हैं। अंतर सस्य जो वो होती हैं उसमें अपन ले सकते हैं। और जहाँ तक आपने जलवायु की जो बात करी है, तो जलवायु इसके लिए जो जहाँ पर साधारण बारिश हो और ठंड कम पड़े, थोड़ी सी गर्माहट रहे, इस प्रकार के जो जलवायु वाले क्षेत्र होते हैं वो हल्दी के उत्पादन के लिए बेहतर है। हाँ। अच्छा मनोज जी, बहुत सारे किसान भाई भी यहाँ पे आते होंगे, विजिट करते होंगे, देखते होंगे कि हल्दी की खेती किस प्रकार से हो रही है, तो क्या आप किसी किसान भाई ने इसको देखा और फिर देखने के बाद इसको अपनाया, हल्दी लगाई हो, उसके बारे में क्या आप कुछ बताना चाहेंगे? बिल्कुल। यहाँ से जो हल्दी है वो हम आसपास के क्षेत्रों में किसानों को, एक तो प्रदर्शन होता है यहाँ पर, तो ये जो प्रदर्शन है, किसान भाई कृषि विज्ञान केंद्र में ट्रेनिंग्स वगैरह में जब आते हैं तो आकर के देखते हैं कि ये किस प्रकार से आपने हल्दी यहाँ पर लगाई है। और इधर पे क्षेत्र हल्दी का, अरबी का, इन सभी फसलों का होने के कारण किसान भाई काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं, और काफ़ी कृषक बंधु यहाँ से हमारा जो बीज है वो लेकर के जाते हैं, इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, और हल्दी का उत्पादन बहुत बढ़िया कर रहे हैं। बिल्कुल, अच्छी बात बताई। और दाम की अगर हम बात करें तो ये हल्दी के दाम कितने मिल जाते हैं? देखिए, अगर अच्छी क्वालिटी का यदि राइजोम किसान के पास है, तो वो सीज़न के समय पर जब इनके कंद लगाने का समय होता है, तो वो 3,500 से लेकर के 4,500 रुपये तक इससे प्राप्त कर लेता है प्रति क्विंटल की बात। हाँ। जैसा कि BM कृषि महाविद्यालय है, बाजू में ही है, तो विद्यार्थी भी आते होंगे, फील्ड विजिट करते होंगे। बिल्कुल। तो इन विद्यार्थियों को यहाँ क्या क्या सीखने को मिलता है? जी, विद्यार्थी यहाँ पर आकर के सबसे पहली चीज़ तो ये देखते हैं कि हम खेतों के ऊपर किस प्रकार से हमें काम करना है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी विद्यार्थी आते हैं हमारे पास कि जो पहले से
सिंचाई खेती बाड़ी से जुड़े हुए नहीं हैं। अच्छा, तो खेती बाड़ी में जुड़े वो यहाँ पे आकर के देखते हैं किस प्रकार से हम नई नई तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैविक विधियों का इस्तेमाल कर रहे हैं हम फसलों को सुरक्षित रखने के लिए। तो ये सारी चीज़ यहाँ पे आकर के देखते हैं और सीखते हैं, उनको बहुत इस चीज़ से फ़ायदा मिलता है। अच्छा, जो बिल्कुल जो नए विद्यार्थी हैं उनको तो बिल्कुल शुरुआती तौर से फिर आपको बताना पड़ता होगा। बिल्कुल। तो किस प्रकार से उनकी शुरुआत की जाती है? क्या उन्हें सॉइल के बारे में बताते हैं या फिर इरिगेशन के बारे में पहले बताते हैं, बीज के बारे में बताते हैं? जी, ये जो हम लोगों का ये जो पढ़ाई का सिस्टम है, जो इसमें हमने अभी इस साल से नए जो हमारा जो नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत इसमें हर बच्चे को 8 स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज करने हैं। उसके तहत उद्यानिकी का जो एक विषय है वो भी इसमें हमने लिया हुआ है। और यहाँ से बिल्कुल शुरुआती तरीके से हम उनको शुरुआत करते हैं कि किस प्रकार से हम खेत को तैयार करेंगे। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि खेत अच्छा तैयार होना चाहिए। तो खेत किस प्रकार से अच्छे तरीके से तैयार होगा, खेत की तैयारी, फिर उसमें क्या क्या हमको जैविक चीज़ें डालनी हैं, कौन कौन से हमको उसके बेसल डोज डालने हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में जानकारी वहाँ से शुरू होता है। फिर बीज के बारे में जानकारी दी जाती है कि बीज कहाँ से लाना है, कौन सा बीज लेकर के आना है, कैसा बीज अच्छा होगा, और फिर साथ ही साथ किस प्रकार से हम उसकी सिंचाई करें, सिंचाई की व्यवस्था है। फिर उसमें कीट वगैरह लगते हैं, रोग व्याधियाँ आती हैं, तो उनका किस प्रकार से कंट्रोल करना है, इसके बारे में भी उनको मतलब बताते ये हैं। एक मनोज जी स्टेप बाय स्टेप जो है वो आपकी बिल्कुल की वहाँ पे प्रोसेस बिल्कुल, रहती होगी। दोस्तों, कार्यक्रम कृषि दर्शन जारी रहेगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अरे सुन तो, मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। दोस्तों, ब्रेक के बाद कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का पुनः स्वागत है। और आज हम हैं खंडवा के बीएम कृषि महाविद्यालय में, जहां हमारी बातचीत हो रही है हल्दी की खेती के ऊपर। और हमारे बीच में मौजूद हैं डॉक्टर मनोज कुमार कुरिल जी, जो कि हैं सहायक प्राध्यापक से। मनोज जी, कार्यक्रम में हम आपका पुनः स्वागत करते हैं। अच्छा मनोज जी, हम और ये जानना चाहेंगे कि क्या कुछ और नए प्रयोग भी यहाँ किए जा रहे हैं? जैसे इंटरक्रॉपिंग की भी आपने बात करी थी जी, तो कुछ नए और भी प्रयोग कर रहे हैं आप? बिल्कुल। जैसे हमारे पास जहाँ जहाँ भी बगीचे लगे हुए हैं, तो उन बगीचों में हमारी कोशिश है कि हम इंटरक्रॉप में कोई ना कोई फसल हम लगाएं। जैसे हल्दी हो गई, हमने अभी तुअर भी लगा करके रखा हुआ है। तो ये सब चीज़ें लगा करके जो हमारी जितनी हमारे पास ज़मीन है, उस ज़मीन का अधिक से अधिक हम उपयोग कर सकें, ये हमारी कोशिश रहती है। जी जी जी। जैसे उद्यानिकी की बात करें हम यहाँ पे, तो और कौन कौन सी फसलें यहाँ पे लगाई जा रही हैं? हम उद्यानिकी के सीज़न के हिसाब से जो भी फसलें होती हैं, क्योंकि यहाँ पर किसान भी ट्रेनिंग के लिए आते हैं, बच्चों के भी कोर्सेज रहते हैं। जी। तो हर सीज़न के कोर्सेज रहते हैं। खरीफ के अलग कोर्सेज हैं, रबी के अलग कोर्सेज हैं। तो हम उसमें जितनी भी उस समय पर सब्जी वाली फसलें हैं या उद्यानिकी में जो फल वाले हैं, वो सब लगाते हैं। मिर्च हो गई, प्याज हो गई। अच्छा, मतलब जो भी सीजन के हिसाब से जो आती है। अरे वहीं अगर हम जैविक की बात करें तो जैविक तौर पे मतलब कितने प्रयोग किए जा रहे हैं? जैविक से मतलब कितना हमको जैविक यहाँ पर जो उत्पादन हम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ का जो उत्पादन है हमारे ही जो स्टाफ है उनके लिए हम करते हैं। अच्छा। तो हमारी कोशिश रहती है कि अधिकतम हम जैविक ही चीज़ों का प्रयोग करें, जिससे कि कम से कम केमिकल्स वहाँ पर लगे। हाँ। अच्छा, और भी हम नए युवाओं की भी हम बात करना चाहेंगे मनोज जी यहाँ पे, कि जो नए युवा आते हैं जी, उन नए युवाओं को किस प्रकार से ट्रेनिंग दी जाती है? नए युवा भी आते हैं यहाँ पर, कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से ट्रेनिंग होती हैं। जी, कुछ जो डीलर्स हैं, वो डीलर्स की भी ट्रेनिंग हमारे यहाँ पर होती है। तो हम उनको ये बताते हैं कि कौन सी नई जो टेक्नोलॉजी आ रही है, क्योंकि हम किसान और जो विज्ञान है उनके बीच की हम एक कड़ी हैं। तो हमारा कोशिश ये रहता है कि जो भी नए प्रयोग हुए हैं, जो भी नए अनुशंसाएं हमको प्राप्त हुई हैं, वो अनुशंसाओं को हम किसानों तक पहुंचाएं। तो और युवा ही ऐसे हैं जो अभी आगे की जो जनरेशन है वो उनको आगे लेकर के जाएंगे। तो युवाओं को हम उसके बारे में बताते हैं। बिल्कुल मनोज जी, युवा काफ़ी प्रेरित भी है और आजकल देखने में आ रहा है कि कृषि की तरफ काफ़ी बिल्कुल उत्साहित भी है कृषि को करने के लिए। अच्छा, यदि हम कृषि विज्ञान केंद्र की बात करें तो यहाँ पे और कौन कौन से उद्यानिकी में प्रशिक्षण चल रहे हैं, उसके बारे में हमें बताइए। उद्यानिकी में यहाँ पे चलने वाले प्रशिक्षण हैं, जैसे
हम प्रोसेसिंग की बात करते हैं प्रोसेसिंग, हाँ, कि ये एक काफ़ी बड़ा उद्योग है जो निकल कर के आ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री की भी इसमें स्कीम्स चल रही है, PMFME, तो उसके तहत भी कृषकों को बढ़ावा दिया जा रहा है कि आप अपने जो छोटे मोटे जो रोज़गार हैं वो लगा करके वो उनको भी मतलब मान्यता मिले, ऐसी उनकी कोशिश चल रही है। तो उसके तहत भी हमारे यहाँ PMFME के अंतर्गत भी हम यहाँ पर ट्रेनिंग्स कराते हैं कि किस प्रकार से प्रसंस्करण करके कृषक बंधु जो हमारे हैं, जो किसान भाई हैं, वो कैसे कुछ नए उत्पाद बना करके कुछ ऐसी चीज़ें तैयार कर लें जिसकी की वो कीमत वो खुद तय कर सकें। जी, प्रसंस्करण भी एक, हाँ जी, क्योंकि जो भी ताज़ा जो सब्जियां या ये सब निकलता है तो उसमें किसान अपनी कीमत स्वयं तय नहीं कर पाता बिल्कुल, है। बिल्कुल। जब प्रसंस्करण हो जाएगा तो उसमें उसकी चीज़ काफ़ी समय तक सुरक्षित रहेगी और उसकी जो कीमत है वो किसान स्वयं तय कर सकता है। स्वयं तय कर सकता है। बहुत अच्छी बात बताई मनोज जी आपने। मनोज जी, महिलाओं की हम बात कर रहे थे और उनकी ट्रेनिंग की भी बात कर रहे थे, तो कई बार हमने ये भी देखा है कि महिलाएं करना तो चाहती हैं, सीखना चाहती हैं, आना भी चाहती हैं, लेकिन कई बार उनके पास साधन की व्यवस्था नहीं हो पाती है। कैसे आए वो, किस प्रकार आए, तो क्या उनके लिए भी कोई व्यवस्था की जाती है यहाँ पर? साधन तो जो हमारा जो उद्यानिकी विभाग है जी, उद्यानिकी विभाग के पास ट्रेनिंग्स के मैंडेट्स रहते हैं। हाँ। तो उनके तहत वो महिलाएं हों या पुरुष हों, किसी को भी ट्रेनिंग सेंटर तक लाने की जो जिम्मेदारी रहती है उन लोगों की रहती है। हमारे पास मतलब इनको महिलाओं को लाने ले जाने के लिए ऐसा कोई अपने पास वो नहीं रहता है। बस ये है कि महिलाओं को जो स्पेशल ट्रेनिंग होती है उस स्पेशल ट्रेनिंग में हम लोग महिलाओं से रिलेटेड मुद्दों पे ज़्यादा बात करते हैं कि किस प्रकार से महिलाएं खेती में, किसानी में अपना सहयोग दे सकती है। जी। अच्छा मनोज जी, यदि हम किसी विद्यार्थी की बात करें कि उसने यहाँ से सीखा, ट्रेनिंग ली, ले जाने के बाद अपना कोई नया स्टार्टअप उसने शुरू किया हो, तो क्या ऐसे किसी विद्यार्थी के बारे में आप हमें बताना चाहेंगे? जी, बहुत से किसान हैं। एक तो पास में ही कृष्णपाल सिंह हैं। हाँ। वो उन्होंने यहाँ पर एक पॉली हाउस तैयार किया हुआ है और उस पॉली हाउस के अंदर वो मिर्च की, प्याज की, बैंगन की, टमाटर की सभी वो रोपे तैयार करता है। अच्छा। और आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पर हाइब्रिड जो रोपे हैं, उन हाइब्रिड रोपों के लिए उसका ये मान के चलो आपके उसका एक छत्र राज है कि वो सब लोग वहाँ से कृष्णपाल सिंह के यहाँ से लेके जाते हैं। कृषि महाविद्यालय से उन्होंने पढ़ाई करी हुई है। बहुत अच्छी बात बताई आपने। अच्छा मनोज जी, हमारी बात निकली थी प्रसंस्करण को लेकर कि जैसे कि आप बता रहे थे कि प्रसंस्करण यदि किया जाए तो और अच्छे उनको दाम मिल सकते हैं। प्रसंस्करण के लिए भी सर कोई ट्रेनिंग वगैरह की यहाँ पे दी जा रही है? बिल्कुल, उसके बारे में भी बताइए। हाँ। प्रसंस्करण में हम सब्जियों का, फलों का, ये इसके कौन कौन से उत्पाद तैयार कर सकते हैं और उनको किस प्रकार से हमको सही ज़्यादा समय तक के लिए स्टोर करके रखना है, चाहे वो जैम बनाना हो, जेली बनाना हो, चिप्स बनाना हो, ये सारी चीज़ों के बनाने के बारे में हम लोग यहाँ पर खाद्य प्रसंस्करण की ट्रेनिंग देते हैं किसानों को। अच्छा, साथ ही साथ इस प्रकार के और कोर्सेज के भी आप हमें बताइए जो बिल्कुल उनके लिए लाभदायक हों, जो बिल्कुल सीधे उन्हें मतलब सीधे रोजगार से जोड़ दें उनको। बिल्कुल, यहाँ पर हम लोग सर्टिफिकेट्स भी देते हैं कि यदि किसान भाई यहाँ पर आते हैं और कुछ एक पर्टिकुलर टाइम का 21 दिन का यदि वो कोर्स करते हैं तो उनको हम यहाँ से सर्टिफिकेट भी प्रदान करते हैं। अच्छा। साथ ही साथ जो महाविद्यालय के जो विद्यार्थी हैं, वो महाविद्यालय के विद्यार्थी भी यहाँ से अलग से ट्रेनिंग करके, चाहे वो माली का प्रशिक्षण हो या जैविक खेती करने का प्रशिक्षण हो, ये सब प्रशिक्षण करके यहाँ से सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं और अपना खुद का स्वयं का कोई ना कोई स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं या फिर कहीं पर काम भी कर सकते हैं। दोस्तों, कार्यक्रम कृषि दर्शन जारी रहेगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। दोस्तों, ब्रेक के बाद कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का पुनः स्वागत है और आज हम हैं खंडवा के BM कृषि महाविद्यालय में, जहां हमारी बातचीत हो रही है हल्दी की खेती के ऊपर और हमारे बीच में मौजूद हैं डॉक्टर मनोज कुमार
कुरिल जी, जो कि हैं सहायक प्राध्यापक से। मनोज जी, कार्यक्रम में हम आपका पुनः स्वागत करते हैं। अच्छा, और कई बार हमने देखा है जो हमारे नए युवा हैं कई बार कंफ्यूज भी होते हैं, क्या करें, कई चीज़ों को लेकर कंफ्यूज हैं, इंजीनियरिंग में जाएं या कृषि में जाएं, तो क्या इस प्रकार के कुछ प्रोग्राम आप लोगों के द्वारा चलाए जाते हैं ताकि वो कृषि की तरफ प्रेरित हो सके? बिल्कुल, अब कृषि महाविद्यालय है तो यहाँ पर हम लोग उनको कृषि के ही बारे में बताते हैं कि ये जो है ये हमारे भारत का एक सबसे इम्पोर्टेंट जो रोज़गार है, ऐसा हम कह सकते हैं कि यहाँ की अधिकतर जो जनसंख्या है, 70 से 75% जो जनसंख्या है वो कृषि पर आधारित है। बिल्कुल। तो हमारा जो पढ़ा लिखा युवा है, पढ़े लिखे युवा को कृषि की तरफ प्रेरित होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक पढ़े लिखे लोग इसमें नहीं पहुंचेंगे तब तक अधिक से अधिक उत्पादन या अच्छी क्वालिटी का जो उत्पादन मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताई मनोज जी आपने। और जैसा कि समय बदला है, जो क्रांति कृषि के क्षेत्र में आई है और आजकल तो खैर वैज्ञानिक पद्धति से जो कृषि खेती हो रही है, तो हमारा युवा उसमें काफ़ी योगदान दे रहा है। जी बिल्कुल। विद्यार्थियों के सर एक्सपोजर विजिट की अगर हम बात करें, जिससे मतलब उद्यानिकी को बहुत और आधुनिक तरीके से सीखा जा सके, जी, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? किस प्रकार के कोई प्रशिक्षण है यहाँ पे आप विजिट करा रहे हैं? बिल्कुल, ये तो हमारे यहाँ पर जो एजुकेशन टूर होता है, जी, हम शैक्षणिक भ्रमण पर ले जाते हैं, तो हम पूरे भारत के ऐसे संस्थानों में इनका विजिट करवाते हैं जहाँ पर कृषि से रिलेटेड या उद्यानिकी से रिलेटेड काम हो रहे हैं। अच्छा। आसपास भी जैसे जलगांव हो गया, दिल्ली हो गया, जहाँ पर भी मतलब हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड या एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं, उन इंस्टीट्यूट्स में इनको ले जा करके ट्रेनिंग के साथ साथ इनका घूमना तो होता ही होता है, साथ ही साथ वो वहाँ जा कर के फील्ड से एक्सपोज होते हैं कि वहाँ पर किस प्रकार का काम हो रहा है, जो काम यहाँ पर नहीं हो रहा है, जिसको कि हम यहाँ पर बढ़ावा दे सकते हैं। जी, बहुत अच्छी बात बताई आपने। अब एक लागत कम करने को लेकर सर एक बार बात करना चाहेंगे कि मतलब क्या आप लागत कम करने के उपाय आप थोड़े से हमें कुछ और टिप्स भी दीजिए, और साथ साथ में हमें ये भी बताइए कि जो फर्टिलाइजर्स का जो उपयोग होता है, चाहे वो भली ऑर्गेनिक्स हो, तो उनका किस प्रकार से उपयोग करें? बिल्कुल, बहुत ही ज़रूरी बात है कि जो भी चीज़ हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इस्तेमाल करने का तरीका सही पता होना चाहिए किसानों को, कि हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि जो वैज्ञानिकों द्वारा जो निर्धारित मात्रा दवाइयों की बताई गई, जो सबसे बड़ी गलती हमारे किसान भाई करते हैं, जिससे कि उनका एक तो लागत तो बढ़ती ही बढ़ती है, जिस चीज़ का फ़ायदा मिलना चाहिए वो फ़ायदा उनको नहीं मिल पाता है। तो जो निर्धारित मात्रा बताई गई, चाहे वो खाद की हो, चाहे वो दवाई की हो, उस निर्धारित मात्रा का उपयोग करें। जो उनको अप्लाई करने का तरीका बताया गया है, यदि वो स्प्रे करने की चीज़ है तो उसको पानी में नहीं देना, पानी में देने की चीज़ है तो उसको स्प्रे नहीं करना है ना। तो इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करने से वो तो जो उसका जो काम है वो काम दवा या खाद अपना दिखाएगी, साथ में उसका खर्चा भी कम होगा। बिल्कुल। जैविक की जहाँ तक बात है, तो जैविक इस्तेमाल करें, जैविक बाज़ार से लेकर आएँ, क्योंकि बाज़ार में जैविक के नाम पे हो सकता है कि वो जो चीज़ हम डालना चाह रहे हैं, जो हम करना चाह रहे हैं, वो चीज़ वहाँ पर ना हो। तो इस चीज़ की ट्रेनिंग ले, क्योंकि जैविक जो भी चीज़ तैयार की जाती है वो सब कुछ हमारे पास खेतों में सब उपलब्ध है, तो उन खेतों में से उपलब्ध जो चीज़ें हैं, उन उपलब्ध चीज़ों में से उस प्रोडक्ट को बनाए, वो खुद बनाए, तो एक तो वो नई चीज़ सीखेगा, दूसरों को सिखा भी सकेगा, और अपना जो खर्चा है, जो लागत जो है, उस लागत को कम कर सकता है। वहीं जो खेतों में जो उपलब्ध संसाधन है वे हमारे कृषक भाई उनका उपयोग करें, और जैविक विधियों का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें, और साथ ही साथ जो कीटनाशक वगैरह हैं, जो उनकी जो मात्रा जो डिसाइड की गई है, जो नॉर्म्स डिसाइड है, उसके हिसाब से अगर कृषक भाई उपयोग करेंगे तो लागत में कहीं ना कहीं बिल्कुल इनको कमी देखने को मिलेगी। मनोज जी, बिल्कुल अंत में चलते चलते हम ये चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को, देखने वालों को, हमारे किसान भाइयों और बहनों को आप संदेश दें। किसान भाइयों, मैं अपनी तरफ से यही संदेश देना चाहूँगा कि चूँकि हम भारत, जहाँ पर हम रह रहे हैं, एक कृषि प्रधान देश है, और कृषि प्रधान देश होने के कारण हम कृषि को मात्र धर्म के जैसे न करते हुए हम इसको एक उद्यम बनाएं, हम इसको एक एंटरप्राइज बनाएं, और हम इसमें से अधिक उत्पादन प्राप्त करने की कोशिश करें, अपने खर्चे को कम करें, जैविक उत्पादन करें, जिससे कि हमारी धरती भी बची रहे, और जो हमारे जो आगे आने वाली जो पीढ़ी है वो भी कम से कम केमिकल्स का इस्तेमाल करे और स्वस्थ रहे। जी, बहुत बहुत। तो मनोज जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और आपने हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। नमस्कार दोस्तों, कार्यक्रम में वक्त है खेती की खबरों का, तो आइए देखते हैं खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती के में आपका स्वागत है। चलिए सबसे पहले एक नजर कृषि से जुड़े आज के प्रमुख समाचारों पर। एमएसपी पर किसानों की उपज खरीदेगा केंद्र, किसानों के लिए नई तकनीक का वादा, जलवायु परिवर्तन कृषि क्षेत्र के लिए गंभीर चुनौती,
सोयाबीन एवं धान उपार्जन की निगरानी के निर्देश और रबी फसलों की बुआई 82% पूरी। और चलिए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार पिछले 10 वर्षों से एमएसपी में लगातार बढ़ोतरी कर रही है। श्री सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों की उपज एमएसपी पर खरीदती रहेगी। श्री चौहान ने कहा कि हमारी सरकार 50% से ज्यादा का एमएसपी तय करने के साथ ही किसानों से उपज भी खरीदेगी। सरकार किसानों को लाभकारी मूल्य देने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि किसानों की उपज मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदी जाएगी। हमारी सरकार 50% से ज्यादा का एमएसपी तय भी करेगी और उपज भी खरीदेगी। उन्होंने कहा कि सरकार का वादा पूरा करने की गारंटी है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के केंद्रीय कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान ने अपने शताब्दी समारोह का आयोजन किया। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कपास की खेती और प्रसंस्करण में नई तकनीकों को अपनाने की दिशा में काम करने पर जोर दिया। केंद्रीय कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1924 में हुई थी, जब भारत में कपास उत्पादन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से इस संस्थान की नींव रखी गई। 100 साल पूरे होने के मौके पर श्री चौहान ने संस्थान को बधाई देते हुए कहा कि अब यह समय है कि संस्थान नई चुनौतियों और अवसरों को ध्यान में रखते हुए 2047 तक का रोड मैप तैयार करे। उन्होंने कहा कि संस्थान को कपास की खेती और प्रोसेसिंग से जुड़े हर पहलू पर ध्यान केंद्रित करना होगा ताकि किसानों को बेहतर लाभ मिल सके। जलवायु परिवर्तन कृषि क्षेत्र के लिए एक गंभीर चुनौती बनता जा रहा है। बढ़ते तापमान, बदलते मौसम और अप्रत्याशित प्राकृतिक आपदाओं ने किसानों की परेशानियों को बढ़ा दिया है। इसके प्रभावों से निपटने और किसानों को सक्षम बनाने के लिए भारत में कई योजनाएं और शोध परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन चलाया जा रहा है, जो कृषि को जलवायु परिवर्तन के प्रति अधिक सहनशील बनाने के लिए रणनीतियां विकसित करता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने जलवायु परिवर्तन पर अध्ययन और समाधान विकसित करने के लिए राष्ट्रीय जलवायु रोधी कृषि नवाचार परियोजना शुरू की है। यह परियोजना फसलों, पशुपालन, बागवानी और मत्स्य पालन पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का अध्ययन करती है और जलवायु सहनशील तकनीकों को बढ़ावा देती है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में सोयाबीन और धान उपार्जन का काम जारी है। प्रदेश में 25 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक समर्थन मूल्य पर सोयाबीन का उपार्जन किया जा रहा है। अब तक 77,000 से अधिक किसानों से 2,04,000 मीट्रिक टन सोयाबीन उपार्जन किया गया है। प्रतिदिन 20,000 मीट्रिक टन की आवक हो रही है। प्रदेश में 2 दिसंबर से 1184 उपार्जन केंद्रों पर धान का उपार्जन समर्थन मूल्य पर प्रारंभ है, जिसमें लगभग 7,68,000 किसानों द्वारा पंजीयन कराया गया है। प्रदेश में रबी फसलों की बुआई किसानों द्वारा शीघ्रता से की जा रही है। अभी तक प्रदेश में 82% बुआई पूरी की जा चुकी है। चालू रबी सीजन में 140 लाख हेक्टेयर बुआई लक्ष्य के विरुद्ध 115 लाख हेक्टेयर में बुआई की गई है। गत वर्ष समान अवधि में 120 लाख हेक्टेयर में बुआई हुई थी। चालू रबी सीजन में सबसे अधिक 73 लाख हेक्टेयर में गेहूं की बुआई की गई है, जो समान अवधि में पिछले साल की बुआई के लगभग बराबर है। इस साल 92 लाख हेक्टेयर में गेहूं की बुआई प्रस्तावित है। धान उत्पादक क्षेत्रों में गेहूं की बुआई अभी की जा रही है, जो दिसंबर अंत तक पूरी होने की उम्मीद है। चने की बुआई 19 लाख हेक्टेयर में की गई है, जो पिछले साल की बुआई 21 लाख हेक्टेयर से कम है। कृषि विज्ञान केंद्र मंदसौर एवं पशुपालन एवं डेयरी विभाग मंदसौर के संयुक्त तत्वावधान में बकरी पालन विषय पर 3 दिवसीय व्यावसायिक प्रशिक्षण का शुभारंभ कृषि विज्ञान केंद्र मंदसौर में किया गया। प्रशिक्षण का उद्घाटन करते हुए अधिष्ठाता उद्यानिकी महाविद्यालय डॉक्टर IS तोमर ने कहा कि वर्तमान मौसम में परिवर्तन को देखते हुए कृषि में बदलाव लाने की आवश्यकता है। ऐसी स्थिति में बकरी पालन किसानों के लिए लाभ का सौदा हो सकता है, क्योंकि इसमें जोखिम की संभावना कम होती है। डॉक्टर GS चुनावत, वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख KVK मंदसौर ने कहा कि किसान भाई खेती के साथ साथ पशुपालन भी अवश्य करें, जिससे उन्हें अतिरिक्त आमदनी मिल सके। तो किसान भाइयों, खबरें खेती की में इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।